वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस खास कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अजहर, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर से? अजहर, जम्मू कश्मीर के अहम रूप की ओर बात करें, लगातार जो 26 जनवरी से पहले जो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एंटी टेरर एक्ट जो ऑपरेशंस है वो लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में कल भी हमने देखा कि व्हाइट नाइट ट्रूप्स की जानिब से कश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में यहाँ पे एक इनकाउंटर पेश आता है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे इतला मिलती है कि इस इलाके में यो कश्तवाड़ का काफी दूर अफ्ताद इलाका है और यहाँ पे कुछ गतिविधि है, मिलिटेंट्स की गतिविधि है। और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिल के इस इलाके का सर्च अभियान शुरू कर दिया। और इस सर्च अभियान के दौरान जो है ये सर्च अभियान जो है एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ। हालांकि इसके बाद में लेट आवर्स में जो है बताया जा रहा है कि 8 जो जवान है वो जख्मी हो गए हैं, लेकिन इस पे अभी भी जो है ऑफिशियली तौर पे कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। लेकिन अभी दूसरे रोज भी इस इलाके में ये ऑपरेशन जारी है। तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैश के यहाँ पे 3 मिलिटेंट यहाँ पे मौजूद है और इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर हम दूसरे जो सर्च अभियान है उसकी बात करें, राजौरी के एलओसी सेक्टर के दौरान भी यहाँ पे कल शाम जो है कुछ गए और उसके बाद में जो बीडीसी की जानिब से भी फायर वहां पे किए गए। और बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध शख्स जिनको बैग भी लगाए हुए थे। और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस इलाके में पहुंची और इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और यहाँ भी जो है सर्च अभियान अभी भी लगातार जारी है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, कश्मीरी पंडित्स के रिहेबिलिटेशन के हवाले से जहाँ पे बात कर रही है हर एक सरकार जो है वो ये आश्वासन देती है कि कश्मीरी पंडित्स को जो है जुनून अर्ली 90s में जब यहाँ पे हालात खराब थे उसके बाद में वो कश्मीर से पलायन कर गए थे। ये जम्मू पे जो है वो मुंतकिल हुए थे, जम्मू में भी मुंतकिल हुए थे और काफी सारे इलाकों में वो मुंतकिल हुए। और कल शाम वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कल शाम जो है नेशनल हाईवे 44 नगरोटा के दौरा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, रोड ब्लॉक किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि रिलीफ एंड पैकेज के हवाले से वो अपनी मांग को सामने रख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी काफी अनथक कोशिश की उनको समझाने में, लेकिन उसके बाद में जो कश्मीरी पंडित थे उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने बारहा जो है प्रशासन से इस बारे में मुतला किया है कि उनको रिहेबिलिटेशन और रिलीफ के पैकेज में जो है उसमें लाया जाए या उनकी घर वापसी या जो भी उनके जितने भी मसाइल है उनकी तरफ उनको आगाह किया। ठीक है अजहर, आपके पास लौटूंगी। ईशा हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन अजहर वापस आपके पास आते हुए, अजहर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपका क्या म्यूट है? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी अभी आवाज आ रही है? जी 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 अभी जी क्लियर आ रही है जी। तो अजहर देखिए, किश्तवाड़ में जिस तरीके से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई उसमें कहा जा रहा है कि 8 जवान घायल हो गए हैं। जो घायल है उनकी स्थिति अभी कैसी है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए सुनिए, जिस तरीके से मैं पहले ही तस्करा कर रहा था, जो इनकाउंटर की बात कर रहा था, कश्तवाड़ इनकाउंटर की बात कर रहा है जिसमें तकरीबन 8 जो जवान हैं वो घायल हो गए हैं। और इनमें से जो 3 जवान हैं उनको कल शाम हालांकि एयरलिफ्ट भी किया गया वहां से और नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। ताहम उनकी जो हालत है डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत जो है ठीक बताई जा रही है। लेकिन इसमें अभी भी ऑफिशियली तौर पर कोई पुष्टि सामने नहीं आ रही है। लेकिन सूत्रों के हिसाब से यहाँ पे 8 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से जो है पहली एडवाइजरी जारी की गई है अकाली दल का। और अकाली दल के गढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी 2027 की जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है वो शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस का जो आपसी मतभेद है चुनाव के आते आते जगजाहिर हो जाता है। एक तरफ तो जो एससी अगर हम कांग्रेस की बात करें, एससी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं राजेंद्र गौतम, वो पहुंचे थे शनिवार को चंडीगढ़ में। एससी विभाग की उनकी तरफ से बैठक ली गई थी और एक अहम घोषणा उनकी तरफ से की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि संविधान का पाठ वो पूरे पंजाब में शुरू करेंगे और इसके तहत
लोगों के पास जाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से जो केंद्र की सरकार है वो संविधान के खिलाफ है। और ऐसे में एक तरफ तो वो ऐसे समुदाय की यहाँ पर बात करते हुए नजर आए, दूसरी तरफ उनके ही बड़े दलित नेता चरण सिंह चन्नी की अगर बात करें, जो कि जालंधर से मौजूदा लोकसभा सांसद है कांग्रेस के और पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे। उनकी तरफ से एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठाए गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें पंजाब में, पार्टी के भीतर दलितों को बड़ा पद नहीं दिया गया है और पंजाब में 32% दलित समुदाय यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में एक बड़े दलित नेता की तरफ से इस तरीके से कहना बड़े सवाल यहाँ पर। ठीक है, यूपी से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए राघवेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 5 आवास लखनऊ पे जनता दर्शन लगाए थे, जहां पे प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए जो भी जनता जनार्दन थे उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उचित निर्देश जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के लिए दिया। अब देखना होगा, क्योंकि लगातार ये जनता दर्शन कार्यक्रम लखनऊ में, गोरखपुर में सीएम का चल रहा है, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी करते रहते हैं। आखिर जनपद में न्याय क्यों नहीं मिल रहा है समय से, क्यों जनता को मुख्यमंत्री के पास और उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचना चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन जनता की जो भी समस्याएं हैं इनका निस्तारण तुरंत कराया जाए। वहीं हम लखनऊ की बात कर लें तो 86वां जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी 1 की बैठक होनी है। यहाँ लखनऊ में 3 दिवसीय ये बैठक आज से शुरू होगी। इसके अलावा हम बात कर लें रायबरेली की, तो रायबरेली के लिए बेहद खास होने जा रहा है। राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पे रायबरेली पहुंचने वाले हैं। कल वो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस ठीक है, राघवेंद्र तक हमारा कनेक्शन कट गया है। राघवेंद्र के पास लौटेंगे, लेकिन उपेंद्र आपके पास आते हुए, उपेंद्र क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तराखंड से? उपेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गोपेश जी 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 बोल सकते हैं आप। देखिए, जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पहली खबर की बात की जाए, जिस तरीके से जो भाजपा के नेताओं का लगातार जो है कांग्रेस के द्वारा जो है वो विरोध जो है वो किया जा रहा है। 2 दिन जो है वो लगातार जिस तरीके से मंत्री हो या राज्यसभा सांसद या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरीके से विरोध जो है वो किया गया, क्योंकि कल जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का गोपेश्वर में जिस तरीके से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है काले झंडे दिखाकर जो है वो विरोध जो है वो किया गया। बीच सड़क पर जिस तरीके से जो है महेंद्र भट्ट की गाड़ियों को जो है वो रोका गया और वहां पर विरोध जो है वो किया गया। दूसरी जगह जिस तरीके से उत्तरकाशी जनपद के में जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भी काले झंडे जो है वो दिखाए गए और गो बैक के नारे जो है वो लगाए गए। यानी कि ये कह सकते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, चुनावी साल चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पूरे मुखर के तौर पर जो है अब सरकार को घेरने की कोशिश में जो है वो जुटी हुई है। हर एक मोर्चे पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अब सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं उनका लगातार जो है वो विरोध किया जाएगा और उसके खिलाफ लगातार जो है वो प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, जिसके चलते जो है लगातार अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जनपद स्तर पर भी जो है सक्रिय जो है वो दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं या मंत्री हैं उनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि अभी जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक इसी तरीके से कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती रहेगी और लगातार सत्ता से जो है वो सवाल करेगी कि आखिर अंकिता को न्याय कब तक मिलेगा। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो कर रही
रही है। लेकिन भाजपा का मानना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुकी है, कोई मुद्दा जो है कांग्रेस के पास नहीं रहा है, जिसके चलते लगातार कांग्रेस जो है इस तरीके से सरकार के जो मंत्री हैं या जो नेता हैं, इन तमाम उन लोगों को जो है काले झंडे दिखाकर जो है प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जनता जानती है कि किस तरीके की राजनीति जो है कांग्रेस जो है वो प्रदेश में कर रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कल जो है दून मेडिकल कॉलेज से एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसमें जो है रैगिंग का मामला जो है वो सामने आया है। जूनियर एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं उनके उसको जो है जिस तरीके से रैगिंग का मामला सामने आया और जिस तरीके से 3-4 जो छात्र जो दून मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनके द्वारा जो है वो रैगिंग की गई, उसको लेकर जो दून मेडिकल कॉलेज की जो प्राचार्य है गीता जैन ने साफ तौर पर कहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उन पर जो है वो की जाए, क्योंकि पूरी तरीके से जिस तरीके से देखा गया है इसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का भी बयान आया है। उनका ये कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी जो भी इनमें आरोपी हैं, और इसमें जो है जांच कमेटी जो है वो बैठ गई है। इन दोनों से पूछताछ जो है वो की जा रही है, पीड़ित से भी और जिस तरीके से जो आरोपी जो छात्र हैं उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है, और पूछताछ के बाद जो है जो भी दोषी होगा उन पर जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग का ये मानना है कि 21 से मौसम में जो है थोड़ा सा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है, और 24 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगा। आज और कल प्रदेश के कुछ जिलों में जो है मौसम शुष्क बना हुआ रहेगा, और 21 के बाद और 24 जनवरी तक जो है जिस तरीके से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है, खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन 4 से 5 जनपदों में जो है हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जो है प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि अभी भी कुछ भारी बर्फबारी जो है वो प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगी, जिस तरीके से जो उम्मीदें बिल्कुल उपेंद्र, एक बड़ा क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है। इस बार देर से भी बर्फबारी हुई है और हल्की भी, बहुत ज्यादा पिछले बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो बर्फबारी ना के बराबर इस बार हुई है। राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र आपकी बात आधी रह गई थी, आप पूरी कर सकते हैं। है कि कांग्रेस अपने खोए जनाधार को तो प्राप्त करना चाहती है, वहीं जो रायबरेली और अमेठी उनकी परंपरागत सीटें हैं इस पे अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है, क्योंकि रायबरेली से कांग्रेस के जो भी कद्दावर नेता थे, हम अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह की बात कर लें या फिर दिनेश प्रताप सिंह की बात कर लें, ये दोनों नेता अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में चले गए। तो एक तरह से राहुल गांधी का लगातार प्रयास है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होना है, इसको लेकर कांग्रेस अपनी सक्रियता को बढ़ा दी है। वहीं हम वाराणसी की बात करें तो मेडिका घाट में जिस तरह से विकास को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, सफाई कराए गए थे, उसमें कुछ मूर्तियां खंडित हुई थी, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पे। वही जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हमला, कई लोगों पे एआई जनरेटेड वीडियो दिखाने, तस्वीरें परोसने के लिए एफआईआर भी दर्ज की गई है, और सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि विकास कार्य हो रहे हैं और जो भी अगर मूर्तियां हटाई जा रही हैं उन मूर्तियों को फिर से एक जगह स्थापित करके और उनको फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सोनिया हम बात जी राघवेंद्र, एक तरीके से देखा जाए तो अब 2027 की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं, लेकिन तरह तरह के मुद्दे अब सामने निकाले जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी। अब माघ मेले का मुद्दा सामने लेकर आए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साधु संतों के साथ अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से महाकुंभ में अपमान किया गया उसी तरीके से एक बार फिर इतिहास को दोहराया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, सोनिया स्वामी और मुक्ताखंड की बात कर लें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इनके ऊपर वाराणसी में लाठीचार्ज हुए थे और इनके साथ साथ तमाम समर्थकों की भी धुनाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उस समय की गई थी। तो ये जो संत हैं लगातार विवादों में रहते भी हैं। हालांकि
पुलिस ने इसका स्पष्ट खंडन किया है कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के समय तिल भी रखने की जगह नहीं थी। संगम नोच पे उस समय 200 से 400 अपने भक्तों के साथ ये जाना चाहते थे, जिसको लेकर के पुलिस ने रोका कि अभी मत जाइए, अगर वहां जाना है तो आप मुझे पूरे लाव लश्कर के साथ नहीं बल्कि पैदल चले जाइए कुछ लोगों को लेकर, जिस पे स्वामी जी ने विरोध किया था। इसको लेकर उनका रास्ता बदला गया था और उन्होंने भी वहां पे कई विवाद खड़े किए और पिछली बार महाकुंभ में भी इनके द्वारा विवाद किया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्वामी जी का विवादों से पुराना नाता है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, हमेशा ये विवादों में रहे। हालांकि प्रयागराज महाकुंभ की बात कर लें या वर्तमान में जो माघ मेला चल रहा है, माघ मेला में भी चाहे स्वच्छता की बात कर लें, सफाई की बात कर लें या बेहतरीन कानून व्यवस्था के तहत वहां पे सुरक्षा के जो मापदंड स्थापित किए हैं, आने जाने का दोनों का एकल मार्ग करके जिस तरह से सड़कों का वहां जाल बिछाया गया है, जिस तरह की बिजली की सुविधाएं दी जा रही है, पूर्व के समय में ये सुविधाएं नदारत रहती थी। योगी सरकार द्वारा माघ मेले में और इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को लेकर जिस तरह का काम किया गया, उसका उदाहरण भी दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश ने एक नई लकीर खींची है। विपक्ष भले हमलावर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इन सारे बिंदुओं का खंडन भी कर रही है और उसका स्पष्ट कहना है कि जो भी साधु संत हैं उनका भी सम्मान है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं माघ मेला में नहाने, उनको कोई असुविधा न हो, इसका भी ध्यान सरकार रख रही है। इसीलिए पुलिस प्रशासन वहां बैठा बिल्कुल राघवेंद्र, हर तरीके की सुविधाएं श्रद्धालुओं को इस बार मिल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज वहां पर पहुंच रहे हैं। ईशा आपके पास आते हुए, देखिए ईशा, जिस तरीके से अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक मुहिम छेड़ दी है, अब सीधा वो सक्रिय नजर आया। 2027 में पंजाब में चुनाव है, वो पंजाब में बेहद ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन पंजाब में बीजेपी अच्छा करती हुई भी नजर आ रही है क्योंकि जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं अब बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा में एक मुहिम चलाई थी कि विपक्ष के जो नाराज नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करना और सत्ता हासिल करना, इसी तरीके की मुहिम अब वहां पर चलाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो उन्होंने अपनी सक्रियता बहुत ज़्यादा पंजाब में बढ़ा दी है और बीजेपी आला कमान की तरफ से उन्हें साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर कोई पार्टी में आना चाहता है नेता तो वो अपने स्तर पर उन्हें शामिल कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें शुक्रवार की तो कई नेता बीजेपी में शामिल भी हुए हैं, अकाली दल और अकाली दल को छोड़ के लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त काम कर रही है, लेकिन बीजेपी को अभी बहुत ज़्यादा काम करने की पंजाब में ज़रूरत है। हालांकि जो केंद्रीय नेता हैं उनकी तरफ से अपनी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ा दी गई है, खासतौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ से सटा है पंजाब, तो ऐसे में लगातार उन्होंने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है और लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अपने निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी अगर हम बात करें बीजेपी की, पंजाब में बड़ी ही कमजोर चल रही है और बीजेपी को यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की बात करें या फिर शिरोमणि अकाली दल की बड़ी ही मजबूती के साथ और आम आदमी पार्टी की बड़ी मजबूती के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में वो डटे हुए हैं। लेकिन अब देखना है जिस तरीके से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर रहे हैं नितिन नमीन और कल आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद देखिए पंजाब में भी कई बदलाव यहाँ पर होने हैं। सुनील जाखड़ जो कि अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन आला कमान की तरफ से उसे स्वीकार नहीं किया गया बीजेपी अध्यक्ष पद से और कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर अश्वनी शर्मा को जरूर बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि नितिन नवीन जब एक पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब काबिज हो जाएंगे सीट पर, तो क्या उसके बाद यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अश्वनी शर्मा को जो बनाया गया था, क्या उन्हें भी पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष पूरी तरीके से बनाया जाता है या नहीं, या सुनील जाखड़ ही यहाँ पर अध्यक्ष पद पे रहते हैं, क्योंकि केंद्र में जो टीम है वो चेंज होनी है और उसके बाद पंजाब में भी सारी टीमें यहाँ पर चेंज की जाएगी, चाहे प्रवक्ता की बात हो या वाइस प्रेसिडेंट की बात हो, महासचिव की बात हो, सिलसिलेवार यहाँ पर चेंजेस होने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखना होगा कि बीजेपी अपनी गतिविधियां कितनी तेजी से यहाँ पर बढ़ाती है। 2027 से पहले क्या कुछ बदलाव करती है बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।